उसी रात करीब 2:30 बजे जब एक गार्ड जयशंकर की सेल के सामने से गुजरता है तो वो देखता है कि जयशंकर जमीन पर लेटा हुआ है और उसके शरीर के चारों तरफ खून पड़ा है। उस वक्त जेल में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो जयशंकर वहीं से एक बड़ा सा बांस का डंडा उठाता है और फिर उस डंडे की मदद से वो जेल में बनी 15 फीट ऊंची दीवार लांघ जाता है। इस पॉइंट पर पुलिस को ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि एम जयमनी को ढूंढते ढूंढते उनके हाथ क्या लगने वाला था। हे दोस्तों, सीरियल किलर्स, ये शब्द सुनते ही हम में से ज़्यादातर लोगों के दिमाग में टेड बंडी, जैक द रिपर या फिर जेफरी द हैमर जैसे लोगों की तस्वीरें आती हैं। मगर हमारे इंडिया में ही, स्पेशली सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया यानी दक्षिण भारत में ऐसे ऐसे सीरियल किलर्स हुए हैं जिनकी कहानी किसी भी हॉलीवुड या बॉलीवुड की क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी से कहीं ज़्यादा भयानक रही है। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी है साइको शंकर की, एक ऐसा सीरियल किलर जिसने एक समय में पूरे इंडिया को, स्पेशली सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया को हिला कर रख दिया था। तो बिना किसी देरी के आज की अपनी इस कहानी को शुरू करते हैं। 23 अगस्त 2009 तमिलनाडु के प्रेजेंट सीएम और उस समय के डिप्यूटी सीएम एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के एक शहर पेरुमनल्लूर में एक फंक्शन अटेंड करने आते हैं। उस फंक्शन में लोगों की जो भीड़ थी, जो वहाँ का क्राउड था, वो बहुत ज़्यादा था। और क्योंकि अब वहाँ पर डिप्यूटी सीएम आने वाले थे तो वहाँ पर बहुत सारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई थी उनकी सिक्योरिटी के लिए और उस भीड़ को भी कंट्रोल करने के लिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो और ये पूरा समारोह ठीक से हो जाए। सारी तैयारी होने के बाद वो फंक्शन शुरू होता है और सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता है। उस फंक्शन के खत्म होने के बाद जो भी लोग वहाँ पर मौजूद थे वो धीरे धीरे अपने घर जाने लगते हैं। एक बार जब पूरी भीड़ वहाँ से हट जाती है तो जो पुलिस वाले वहाँ पर मौजूद थे, जिनकी ड्यूटी वहाँ पर लगाई गई थी, वो सभी भी एक जगह इकट्ठे होते हैं और फिर अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद वो लोग भी अपने घर जाने की तैयारी करते हैं। जब पुलिस अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद घर जाने के लिए एक जगह इकट्ठा हुई, तभी उनमें से कुछ पुलिस वालों ने नोटिस किया कि उनके कांस्टेबल्स में से एक लेडी कांस्टेबल मिसिंग है। उस लेडी कांस्टेबल का नाम एम जयमनी था, जिसकी असल पोस्टिंग तो कांगेयम पुलिस स्टेशन में थी, मगर एम.के. स्टालिन के विजिट में सिक्योरिटी के लिए उस लेडी कांस्टेबल को कांगेयम पुलिस स्टेशन से पेरुमनल्लूर पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था। तो जब पेरुमनल्लूर पुलिस को ये पता चलता है कि उनकी एक लेडी कांस्टेबल मिसिंग है तो वो तुरंत जयमनी के फ़ोन पर कॉल करते हैं, पर उसका फ़ोन नहीं लगता। वो बार बार नॉट रीचेबल आ रहा होता है। अब देखते ही देखते रात के 9 बज जाते हैं, पर उस लेडी कांस्टेबल यानी एम जयमनी का कुछ पता नहीं चलता। उस लेडी कांस्टेबल के घर पर भी फ़ोन किया जाता है, पर उस रात वो वहाँ भी नहीं पहुँचती। अब एक पुलिस ऑफिसर का यूं ही अचानक से गायब हो जाना, वो भी एक लेडी पुलिस ऑफिसर का, ये अपने आप में ही बहुत हैरान करने वाली बात थी। जयामनी के गायब होते ही पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में एक रेड अलर्ट जारी होता है और पुलिस इमीडिएटली उसे ढूंढना शुरू करती है। इस पॉइंट पर पुलिस को ये ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि एम जयमनी को ढूंढते ढूंढते उनके हाथ क्या लगने वाला था। पुलिस हर तरह से कोशिश कर रही थी उस लेडी कांस्टेबल को ढूंढने की, मगर कोई फ़ायदा नहीं होता और पुलिस के हाथ एक भी सुराग नहीं लगता। अब देखते ही देखते 2-3 हफ्ते बीत जाते हैं, पर उस लेडी कांस्टेबल यानी जयामनी का कुछ पता नहीं चलता। 19 सितंबर 2009 उस लेडी कांस्टेबल के गायब होने के लगभग 1 महीने बाद सेलम से कोयम्बतूर जाने वाले हाईवे के किनारे झाड़ियों में पुलिस को एक महिला की लाश मिलती है। वो लाश बुरी तरह से गलना शुरू हो चुकी थी, यानी वो हाईली डिकम्पोज्ड स्टेट में थी। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि वो लाश एम जयामनी यानी उसी लेडी कांस्टेबल की है जो 23 अगस्त 2009 को उस फंक्शन से गायब हुई थी। लाश मिलने के बाद पुलिस उसे तुरंत ऑटोप्सी के लिए भेजती है, जहां से उन्हें पता चलता है कि एम जयामनी का मर्डर करने से पहले उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया गया है और उसके साथ कई बार बलात्कार हुआ है। पुलिस जिस मामले की तहकीकात अब तक एक गुमशुदगी का केस समझकर कर रही थी, वो अब रेप और मर्डर के केस में बदल चुका था। इतना भयानक क्राइम, वो भी एक पुलिस ऑफिसर के साथ होना, इससे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में रेड अलर्ट जारी हो जाता है और पुलिस अब किसी भी हालत में उस कातिल को पकड़ना चाहती थी।
उस लेडी कांस्टेबल की डेड बॉडी पर मिले फिंगरप्रिंट्स और क्राइम सीन के आसपास देखे गए संदिग्धों का स्केच बनवाने के बाद पुलिस उस किलर को ढूंढना शुरू करती है और फिर 19 अक्टूबर 2009 को पुलिस फाइनली उस कातिल तक पहुंच जाती है। जब पुलिस उस कातिल को पकड़ती है और जैसे ही ये बात दूसरे थानों की पुलिस तक पहुंचती है तो तमिलनाडु के कई डिस्ट्रिक्ट की पुलिस उस कातिल को देखने आती है। जब वो सारी पुलिस वहां पहुंचती है तो पता चलता है कि सेम पैटर्न में कई मर्डर्स तमिलनाडु के कई जिलों में हुए हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न में। उन सभी मर्डर्स में विक्टिम्स महिलाएं थी। सभी की लाश एम जयमनी की लाश की ही तरह हाईवे के किनारे मिली थी और उन सभी को मारने से पहले उन्हें उस लेडी कांस्टेबल की तरह ही ब्रूटली टॉर्चर किया गया था और सभी के साथ बलात्कार हुआ था। और ये सब कुछ करने वाला और कोई नहीं बल्कि अब तक के इंडिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर्स में से एक जयशंकर AKA साइको शंकर था। जयशंकर का जन्म 1977 को तमिलनाडु के सेलम जिले के कन्यमपट्टी गांव में हुआ था। जयशंकर के माता पिता दोनों ही किसान थे और इनका एक नॉर्मल सा परिवार था। 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद जयशंकर सेलम जिले की ही एक बस एजेंसी में एज अ क्लीनर काम करता है और फिर वहीं से वो धीरे धीरे ट्रक चलाना सीखता है और एक परमानेंट ट्रक ड्राइवर बन जाता है। जयशंकर जब 23 साल का था तब उसकी शादी एक 15 साल की लड़की परमेश्वरी से कर दी गई थी, जिससे उसे 3 बेटियां भी थीं। अब क्योंकि जयशंकर एक ट्रक ड्राइवर था तो कई बार उसे दूसरे स्टेट्स जैसे केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स में ट्रक लेकर जाना पड़ता था और क्योंकि इन जगहों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी तो जयशंकर उनमें से कई सारी भाषाएं सीख लेता है और वो तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, मराठी और हिंदी जैसी भाषाएं बहुत अच्छे से बोलने लगता है। शादी होने के बाद जब जयशंकर की तीनों बेटियां बहुत छोटी थी तभी वो अपना घर और गांव दोनों छोड़ देता है और ट्रक ड्राइविंग को ही अपना पेशा बना लेता है। और यहीं से शुरू होती है कहानी साइको शंकर की। अब ये जितने भी ट्रक ड्राइवर्स होते हैं वो अपने डेस्टिनेशन तक जल्दी पहुंचने के लिए हाईवेज का इस्तेमाल करते हैं। इन हाईवेज पे बहुत सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट होते हैं जिन्हें ढाबा बोला जाता है, जहां ज़्यादातर जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं या जो लोग काफ़ी लंबा सफ़र तय करते हैं वो इन ढाबों पर रुककर खाना खाते हैं और फिर थोड़ा बहुत आराम करने के बाद वो लोग फिर से अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। इन ढाबों के आसपास कई सारी ऐसी लड़कियां होती थी जो कॉल गर्ल्स या प्रोस्टिट्यूशन का काम करती थी। जयशंकर मेनली उन्हीं ढाबों पर अपना ट्रक रोकता था जहां पर ये कॉल गर्ल्स या ये सेक्स वर्कर्स अवेलेबल होती थी। एक बार जब ये कॉल गर्ल्स जयशंकर तक पहुंच जाती थी तो वो उन्हें अपने साथ अपने ट्रक में बिठाकर उन्हें एक सुनसान इलाके में ले जाता और फिर वहां पर वो उन्हें टॉर्चर करता था और फिर उनके साथ सेक्स करता था, वो भी अलग अलग तरीके से। बेसिकली वो उनके साथ अपनी सारी फैंटेसीज पूरी करता था। ये चीज़ें होते हुए जब उन लड़कियों को पेन होता और जब वो लड़कियां दर्द से तड़प उठती थी तो जयशंकर उस पेन को एंजॉय करता और तब उसे सेटिस्फैक्शन मिलता था। इस टॉर्चर के दौरान जिस लड़की को जितना ज़्यादा दर्द होता था जयशंकर को उस लड़की के साथ उतना ही ज़्यादा मज़ा आता था। एंड डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स दीज गर्ल्स वर वेरी लकी। जयशंकर जिस लड़की को टॉर्चर करता था उसके साथ बलात्कार करता था। अगर वो लड़की जयशंकर के इस टॉर्चर का, उसकी इन फैंटेसीज का विरोध नहीं करती थी और उस पेन को झेल लेती थी तो जयशंकर इसके बाद उन लड़कियों के सारे पैसे वगैरह या जो भी सामान उनके पास होता था उसे उनसे छीन कर उन्हें जाने देता था। मगर तुम्हें पता है जयशंकर उन लड़कियों के साथ क्या करता था जो उसकी इस अननेचुरल सेक्स फैंटेसीज को पूरा नहीं कर पाती थी और उसका विरोध करती थी? जयशंकर हमेशा अपने साथ एक काले कलर का बैग कैरी करता था जिसमें वो अपने हथियार लाइक चाकू और कुल्हाड़ी रखता था। अगर कोई लड़की जयशंकर के इस टॉर्चर को सहन नहीं कर पाती थी और शोर मचाने की कोशिश करती थी या वहां से भागने की कोशिश करती थी तो जयशंकर अपने उस काले कलर के बैग से एक चाकू निकालता था और फिर वो उस चाकू से उस लड़की के गले पर वार करता था। उस वार से जब वो लड़की दर्द से तड़पने लगती थी तो जयशंकर उस पेन को एंजॉय करता और इसके बाद वो उस लड़की के साथ कई बार बलात्कार करता। ये सब करने के बाद जब वो लड़की मरने की कगार पर होती और जब जयशंकर का मन उससे भर जाता तो वो उस लड़की की लाश को किसी हाईवे के किनारे झाड़ियों में फेंक कर वहाँ से चला जाता। जयशंकर ने इस तरह से 30 से भी ज़्यादा लड़कियों के साथ बलात्कार किया और उनमें से 19 लड़कियां जिन्होंने खुद को बचाने की कोशिश की उन्हें मार डाला।
तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश, जहां भी उसकी लॉरी गई वहां पर उसने अपने इस क्राइम को अंजाम दिया, वो भी बिना पुलिस की नज़र में आए। जयशंकर के पुलिस से बचे रहने का जो मेन रीज़न था वो ये था कि उसकी जो ज़्यादातर विक्टिम्स होती थी वो सेक्स वर्कर्स होती थी, जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता था। ना तो कोई उनके गायब होने के बाद उन्हें ढूंढने वाला था और ना ही कोई उनकी मिसिंग कंप्लेंट लिखाने वाला था। इन सेक्स वर्कर्स के गायब होने की खबर या तो सिर्फ जयशंकर के पास रहती थी या तो उन दूसरी सेक्स वर्कर्स के पास जो इन विक्टिम्स के साथ काम करती थी। और तुम खुद इमेजिन करो कि अगर कोई लड़की जो कि प्रोस्टिट्यूट होगी, वो अगर अपनी किसी साथी की जो कि अगेन एक प्रोस्टिट्यूट होगी, वो अगर उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखाने गई भी होगी तो उसकी इस बात को कितना ही सीरियसली लिया गया होगा। अब क्योंकि जयशंकर पुलिस की नज़रों से बचा हुआ था तो उसका ये क्राइम धीरे धीरे और बढ़ने लगा। पहले जहां वो सिर्फ हाईवे पर काम करने वाली सेक्स वर्कर्स को ही टारगेट करता था, धीरे धीरे उसने उन औरतों और लड़कियों को भी अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया जो किसी सुनसान इलाके में अकेली कहीं जा रही होती थी या जो लड़कियां खेतों में अकेली काम करती थी। जयशंकर की इस हैवानियत का शिकार न सिर्फ जवान महिलाएं हुई, बल्कि उसने एक 2 साल की बच्ची और एक 60 साल की बूढ़ी महिला के साथ भी अपनी इस हैवानियत को अंजाम दिया और फिर उन्हें भी मार डाला। जब पुलिस जयशंकर के मुंह से उसकी एक कहानी सुनती है तो वो भी सन्न रह जाती है कि एक इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। पर शायद इसीलिए इन्हें सीरियल किलर्स कहा जाता है। कांस्टेबल जयमनी का रेप एंड मर्डर करने के लिए जब पुलिस ने जयशंकर को पकड़ा और गिरफ्तार करके उसे जेल में डाला तो उसकी ये जो बाकी की कहानी थी वो लोगों के सामने आई और उसके जो बाकी के अपराध थे उनके भी कोर्ट ट्रायल शुरू हुए और लोगों को लगा कि इस साइको शंकर की कहानी अब यहीं पर ख़त्म हो गई, मगर नहीं। ऑन मार्च 17, 2011 जयशंकर को कोयम्बतूर जेल से धर्मपुरी फास्ट ट्रैक कोर्ट ले जाया जाता है एक मर्डर केस के ट्रायल के लिए। ट्रायल खत्म होने के बाद 2 पुलिस कांस्टेबल, जिनमें से एक का नाम एम चिन्नास्वामी और दूसरे का नाम राजवेलू था, वो जयशंकर को वापस धर्मपुरी कोर्ट से कोयम्बतूर जेल ले जाने लगते हैं। वो दोनों कांस्टेबल जयशंकर के साथ एक बस में चढ़ते हैं और धर्मपुरी से सेलम बस स्टैंड पहुंचते हैं, जहां से उन्हें एक और बस बदलकर कोयम्बतूर जेल जाना था। खैर, ये तीनों लोग यानी जयशंकर और वो 2 कांस्टेबल चिन्नास्वामी और राजवेलू, ये तीनों जब सेलम बस स्टैंड पर पहुंचते हैं और कोयम्बतूर जाने वाली बस के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, तभी जयशंकर उन दोनों कांस्टेबल से बोलता है कि वो किसी ऑर्डिनरी बस में नहीं जाएगा, बल्कि उसे एक डिलक्स बस चाहिए जिसमें वो आराम से जा सके। अब रात के 9:30 बज चुके थे और उस रात उस बस स्टैंड पर ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, तो वहाँ कोई सीन क्रिएट ना हो, इसीलिए वो दोनों कांस्टेबल जयशंकर की इस बात को मान जाते हैं। इसके बाद एक कांस्टेबल जिसका नाम राजवेलू था, वो उस बस स्टैंड के इंक्वायरी काउंटर पर जाता है ये पता करने के लिए कि कोई डिलक्स बस अवेलेबल है या नहीं। उधर जैसे ही कांस्टेबल राजवेलू इंक्वायरी काउंटर पर जाता है, जयशंकर एक प्लान बनाता है और मौका देखते ही वो कांस्टेबल चिन्नास्वामी को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। जयशंकर के भागने के बाद वो दोनों कांस्टेबल तुरंत कंट्रोल रूम में फ़ोन करते हैं और फिर उन्हें भी जयशंकर के भागने की खबर दी जाती है। खबर मिलते ही पुलिस की एक टीम इमीडिएटली उस बस स्टैंड पर आती है और जयशंकर को चारों तरफ ढूंढना शुरू करती है, मगर जयशंकर पुलिस की पकड़ से तब तक काफ़ी दूर भाग चुका था। इस घटना के एक दिन बाद यानी 19 मार्च 2011 को कांस्टेबल चिन्नास्वामी, जिसकी उम्र उस समय मात्र 25 साल थी, जिसकी पकड़ से जयशंकर खुद को छुड़ाकर भागा था, वो कांस्टेबल इस गिल्ट में आकर कि कहीं ना कहीं उसकी किसी गलती की वजह से एक साइको किलर पुलिस की पकड़ से भाग गया, वो कांस्टेबल खुद को गोली मार लेता है। इधर सेलम बस स्टैंड से भागने के बाद जयशंकर कर्नाटक पहुंचता है और कुछ दिनों तक इधर उधर छिपने के बाद वो एक बार फिर से अपना आतंक मचाने के लिए बाहर निकलता है। 4 मई 2011 जयशंकर कर्नाटक के गांव एलगी पहुंचता है। अब उस वक्त थोड़ी रात हो चुकी थी और गांव वगैरह में रात होते ही लोग अपने अपने घर के अंदर हो जाते हैं। गांव के अंदर जाते ही जयशंकर एक घर का दरवाज़ा खटखटाता है तो सामने से एक औरत बाहर निकलती है जिसका नाम चंद्रलेखा था। चंद्रलेखा उस रात घर पर अकेली थी क्योंकि उसका पति घर के पीछे ही कुछ मीटरों की दूरी पर ही खेतों में काम करने गया था। चंद्रलेखा के बाहर आने के बाद जयशंकर उससे कुछ खाने को मांगता है,
वो औरत ये सोचकर कि चलो कोई भूखा है और काफ़ी रात हो चुकी है और आसपास कोई ढाबा वगैरह भी नहीं है, तो वो उसे खाने के लिए कुछ चीज़ें दे देती है। इसके बाद जयशंकर उसी के घर के बाहर बैठकर खाना खाता है और खाना खाने के बाद वो चंद्रलेखा से पूछता है कि तुम्हारे घर पर कौन कौन है। और जैसे ही उसे ये पता चलता है कि चंद्रलेखा घर पर अकेली है, वो उस पर हमला कर देता है और उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है। जयशंकर जैसे ही चंद्रलेखा पर हमला करता है, वो ज़ोर ज़ोर से शोर मचाना शुरू कर देती है। चंद्रलेखा की आवाज़ सुनकर उसका पति, जो कि घर के पीछे ही खेतों में काम कर रहा होता है, वो और उसके पड़ोसी सभी भागकर चंद्रलेखा के घर पहुंचते हैं और जयशंकर को पकड़ लेते हैं। कर्नाटक पहुंचने के बाद जयशंकर का ये कोई पहला हमला नहीं था, बल्कि चंद्रलेखा पर अटैक करने से पहले जयशंकर पिछले 1 महीने में कर्नाटक में 6 और महिलाओं के साथ बलात्कार करके उन्हें मौत के घाट उतार चुका था और चंद्रलेखा उसकी 7वीं शिकार बनने वाली थी। जब गांव वालों ने जयशंकर को पकड़ा तो पहले तो उन सब लोगों ने मिलकर रात भर जयशंकर की पिटाई की और फिर उसे अगली सुबह यानी 5 मई 2011 को उसे पुलिस के हवाले कर दिया। और इस तरह से जयशंकर एक बार फिर से जेल की सलाखों के पीछे था। जयशंकर के पकड़े जाने के बाद उसे परपन्ना अग्रहारा सेंट्रल जेल, जो कि बेंगलोर में है, वहां रखा जाता है और उम्मीद की जा रही थी कि अब जयशंकर की पूरी जिंदगी इसी जेल में कटेगी। मगर जयशंकर यहाँ भी रुकने वाला नहीं था। अग्रहारा जेल में 2 साल बिताने के बाद जयशंकर वहां से भी भागने का प्लान बनाता है। वो पहले तो वहां के पूरे स्टाफ के साथ काफ़ी फ्रेंडली बिहेव करता है और फिर धीरे धीरे उन्हें अपना दोस्त बना लेता है और उनका पूरा शेड्यूल पता करता है कि कौन सा गार्ड कहाँ पर ड्यूटी करता है और वो जगह कितनी देर के लिए खाली होती है। इसके बाद जयशंकर अपने सेल की एक डुप्लीकेट चाबी बनाता है और फिर वो सही समय आने का इंतज़ार करने लगता है। उस जेल के जो गार्ड्स थे वह हर आधे घंटे में जयशंकर की सेल के सामने से गुजरते थे और जयशंकर ये अच्छी तरह से समझ गया था कि अगर उसे इस जेल से भागना है तो उसके पास सिर्फ 30 मिनट है यहाँ से निकलने के लिए। 1 सितंबर 2013 रात के 2 बजे जब गार्ड्स जयशंकर की सेल के पास से गुजरते हैं तो जयशंकर अपने सिर पर एक कंबल ओढ़ता है और फिर वो उस डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल करके अपने सेल का दरवाज़ा खोलता है। उस वक्त जेल में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो जयशंकर वहीं से एक बड़ा सा बांस का डंडा उठाता है और फिर उस डंडे की मदद से वो जेल में बनी 15 फीट ऊंची दीवार लांघ जाता है। उस दीवार को लांघने के बाद थोड़ा आगे जाने पर एक 20 फीट ऊंची दीवार आती है, मगर उस बैम्बू की मदद से जयशंकर उसे भी आसानी से पार कर जाता है। 2 दीवारों को पार करने के बाद अब बस जयशंकर को एक आखिरी दीवार लांघनी थी, जो कि 30 फीट ऊंची थी। उस वॉल के ऊपर चारों ओर फेंसिंग की गई थी, जिसमें कि करंट भी था। इसके अलावा उस दीवार पर छोटे छोटे कांच के टुकड़े भी लगाए गए थे ताकि कोई भी कैदी उस पर कदम न रख सके। जयशंकर उस बैम्बू की मदद से उस दीवार पर चढ़ता है और उस पर लगे कांच से बचने के लिए उसने जो कंबल ओढ़ रखा था उसे उन कांच के टुकड़ों पर बिछा देता है। कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से उस रात उस दीवार के ऊपर जो फेंस लगी थी उसकी पावर पहले ही काट दी गई थी, तो जयशंकर उस फेंस को भी आसानी से पार करता है और फिर सीधा एक 30 फीट ऊंची छलांग लगाकर वो उस जेल से फरार हो जाता है। इधर अगले दिन जब ये खबर मीडिया में पहुंचती है कि एक साइको किलर जेल से फरार हो गया है, तो लोगों के बीच हाहाकार मच जाता है, खासकर उन लोगों में जिनकी वजह से जयशंकर पिछली बार पकड़ा गया था। एक तरफ पुलिस जयशंकर की तलाश में लगी थी, तो दूसरी तरफ ये इंक्वायरी भी स्टार्ट हो जाती है कि जयशंकर अग्रहारा जेल, जो कि कर्नाटक की सबसे सिक्योर जेल मानी जाती है, वहां से भागा कैसे। याद है मैंने तुम्हें बताया था कि जयशंकर ने जेल के स्टाफ के साथ बहुत अच्छी दोस्ती बना ली थी। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि जयशंकर के इस स्केप में जेल के 3 वार्डन, 2 जेलर्स खुद और 6 सिक्योरिटी गार्ड्स शामिल थे, जिन्होंने जयशंकर की भागने में मदद करी थी। इसके बाद इन 11 के 11 लोगों को तुरंत सस्पेंड किया जाता है और अब पुलिस एक बार फिर से जयशंकर की तलाश में लगी थी। जब जेल की तलाशी ली जाती है और उस दीवार के आसपास देखा जाता है जहां से कूदकर जयशंकर भागा था, तो पुलिस को उस दीवार के आसपास खून के कुछ छींटे दिखते हैं। इन खून के छींटों से पुलिस यह अनुमान लगाती है कि दीवार पर चढ़ते वक्त कोई बड़ा सा कांच का टुकड़ा उसके पैर में चुभ गया होगा और हो न हो इतनी ऊंची दीवार से कूदने पर उसका पैर भी फ्रैक्चर ज़रूर हुआ होगा, जो कि स्वाभाविक है, क्योंकि अगर कोई भी इतनी ऊंची दीवार से कूदेगा तो उसे चोट तो लगेगी ही।
तो पुलिस आसपास में जितने भी हॉस्पिटल्स थे उन सब में जयशंकर की तलाश करती है, मगर जयशंकर का कुछ पता नहीं चलता। अब सारे पुलिस स्टेशंस को भी रेड अलर्ट भेज दिया जाता है और मीडिया में भी ये अनाउंस कर दिया जाता है कि कोई भी लेडी सुनसान इलाके में अकेली ना जाए और सावधान रहे। कर्नाटक की पुलिस जयशंकर को पकड़ने के लिए 5 लाख और तमिलनाडु की पुलिस 10 लाख का इनाम भी घोषित करती है, मगर इसके बाद भी जयशंकर कहाँ गायब हो गया इसका कुछ पता नहीं चलता। जब पुलिस जयशंकर को ढूंढ रही होती है तभी उनमें से एक पुलिस ऑफिसर के दिमाग में एक ख्याल आता है कि हो सकता है कि जेल में जयशंकर की किसी कैदी से दोस्ती हो गई हो और वो उसकी बाहर छिपने में मदद कर रहा हो। तो पुलिस सबसे पहले ये पता लगाती है कि जेल में जयशंकर के दोस्त कौन कौन थे, और यहाँ पर यह पता चलता है कि एक कैदी था जो जेल में जयशंकर के काफ़ी करीब था और उसकी रिहाई जयशंकर के जेल से भागने के कुछ दिनों पहले ही हुई थी। तो पुलिस उस आदमी पर अपनी निगरानी रखना शुरू करती है और कुछ ही दिनों बाद उस आदमी के नंबर पर एक कॉल आता है। ये कॉल जयशंकर करता है और वो उस आदमी से कर्नाटक छोड़कर जाने के लिए एक बाइक का बंदोबस्त करने के लिए कहता है। जयशंकर को ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि पुलिस उसके इस दोस्त का फ़ोन टैप कर रही है। वो आदमी जयशंकर तक बाइक पहुंचाने के लिए उसका एड्रेस मांगता है और जैसे ही जयशंकर अपना एड्रेस बताता है, कुछ ही देर बाद पुलिस जयशंकर के उस ठिकाने पर पहुंचती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। जयशंकर अग्रहारा जेल से 5 किलोमीटर दूर एक अबेंडन झोपड़े में छुपा हुआ था, वो भी बिना अपना फ्रैक्चर ठीक कराए। दरअसल जेल की 30 फीट ऊंची दीवार कूदने से उसका बायां पैर पूरी तरह से टूट चुका था और शायद इसीलिए वो कर्नाटक छोड़कर नहीं भाग सका। खैर, गिरफ्तार करने के बाद पुलिस जयशंकर को हॉस्पिटल लेकर जाती है। उसका पूरा इलाज वगैरह वहाँ होता है, जिसमें गवर्नमेंट के टोटल 75,000 रुपये खर्च होते हैं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने के बाद पुलिस उसे दोबारा अग्रहारा जेल लेकर आती है और इस बार उसे एक स्पेशल सेल में रखा जाता है। जयशंकर को इस बार किसी नॉर्मल सेल की बजाय एक स्पेशल सेल में रखा जाता है, जहां उसके ऊपर 24 घंटे सीसीटीवी कैमरा नज़र रखने के लिए लगाए जाते हैं। उसके सेल में एक्स्ट्रा लाइट दी जाती है ताकि कहीं अंधेरे का फ़ायदा उठाकर वो दोबारा न भाग जाए। इसके अलावा उसके सेल का जो लॉक था वो भी जयशंकर की पकड़ से काफ़ी दूर लगाया जाता है ताकि उसके हाथ उस सेल के ताले तक ना पहुंच सके। जयशंकर को जब भी किसी इन्वेस्टिगेशन या किसी कोर्ट ट्रायल के लिए ले जाया जाता था तो उसके साथ हमेशा कई पुलिस वाले एक्स्ट्रा होते थे और इस बात का खास ख्याल रखा जाता था कि किसी भी पुलिस वाले से कोई भी ऐसी गलती ना हो जिसका फ़ायदा उठाकर जयशंकर भाग सके। अब देखते ही देखते 5 साल बीत जाते हैं और 25 फरवरी 2018 को जयशंकर एक बार फिर से जेल से भागने का प्लान बनाता है, पर इस बार वो कामयाब नहीं हो पाता और जेल के गार्ड्स के हाथों पकड़ा जाता है, क्योंकि इस बार जेल से भागने में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। जयशंकर अब समझ चुका था कि अब वो इस जेल से नहीं भाग सकता और उसे अपनी बची हुई जिंदगी इसी जेल में बितानी होगी। इस घटना के एक दिन बाद यानी अगले दिन जयशंकर जेल में आए एक बाल काटने वाले नाई के पास से चुपके से एक रेजर ब्लेड चुराता है और उसे अपने पास रख लेता है। उसी रात करीब 2:30 बजे जब एक गार्ड जयशंकर की सेल के सामने से गुजरता है तो वो देखता है कि जयशंकर ज़मीन पर लेटा हुआ है और उसके शरीर के चारों तरफ खून पड़ा है। इसके बाद वो गार्ड तुरंत वहाँ पर बाकी के गार्ड्स को भी बुलाता है और जब वो गार्ड्स जयशंकर की सेल में जाते हैं तो देखते हैं कि जयशंकर ने उसी रेजर ब्लेड से अपना गला काट लिया है। इसके बाद उसे तुरंत पास ही के हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ सुबह 5:10 पर डॉक्टर्स जयशंकर को मृत घोषित कर देते हैं। जयशंकर की मौत के वक्त उसके ऊपर 30 रेप के केस, 19 मर्डर्स और कई रॉबरी जैसे केसेस दर्ज थे। इसके अलावा एक सीनियर जर्नलिस्ट क्राइम सेल्वराज के मुताबिक जयशंकर ने हाईवे पे करीब 200 से 250 लड़कियों के साथ रेप किया, जिनकी कोई भी पुलिस कंप्लेंट नहीं लिखाई गई। 2017 में इस साइको शंकर पर एक कन्नड़ मूवी भी बनाई गई, जिसका टाइटल भी साइको शंकर रखा गया। इस स्टोरी को सुनने के बाद अगर तुम उस मूवी को सर्च करने जा रहे हो तो ये मूवी तुम्हें यूट्यूब पे फ्री में देखने को मिल जाएगी, मगर सच कहूँ तो मत देखना। डायरेक्टर ने ना जाने क्या फूक के ये मूवी बनाई है, इससे अच्छा तो मैंने इस वीडियो में तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है। तो खैर, ये थी कहानी एक साइको किलर या कहें कि साइको शंकर की। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो मिलते हैं किसी और क्राइम की कहानी के साथ, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड लक।